Hello guys, welcome to YouTube channel द सिविल बंदा। आई एम अश्वनी शर्मा फ्रॉम IISc बेंगलोर। और आज हम ESC 2021 के सोम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आए थे, तो सबको बारी बारी से सोल्व करते हैं और हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया था कि हमारे पास एक कोई सेंट्रल स्टील रोड है। ठीक है, उसके ऊपर कॉपर की स्लीव है। ठीक है, डायमेंशन अभी देख लेंगे उसकी। ठीक है, और उसके ऊपर जो नट है, ठीक है, नट से इसको टाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अंदर है जो स्टील की है, बाहर है कॉपर की। तो स्टील के अंदर 10 न्यूटन 10 MPa का फोर्स आ रहा है, तो कॉपर में कितना होगा? तो इसको समझते हैं जरा डायग्राम बना के। हमारे पास मान लो ये जो है बाहर, ये कॉपर की स्लीव है। ठीक है, अंदर हमारे पास जो है स्टील, ये स्टील की रोड है। ठीक है, अब इसको वॉशर लगा के यहाँ पे मान लो एक कोई नट है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ऐसे कुछ ये होती है चूड़ी जिसको कहते हैं। तो जब ये जो नट होता है, जब नट घूम घूम के नीचे आता है, ठीक है, और ये भी घूम घूम के नीचे आता है, तो ये जो होती है ये खिंचती है। ठीक है, ये टाइट करता है इसको, तो इसके अंदर अंदर की साइड टेंशन होती है। और जो नट होता है साइड में से, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है नीचे, ऐसे ये इस पर फोर्स लगाता है, मतलब इस पर फोर्स लगा के ये पीछे खींचता है इसको। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर जो हमें कोई चीज़ उठानी है, ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ ज़मीन से उठानी है, तो हम पैर ज़मीन पे लगा के इसको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ ज़मीन से उठानी है, तो हम पैर ज़मीन पे लगा के इसको हाथ से ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये ज़मीन पे यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ऐसे उठाता है। तो इसमें आती है टेंशन और इसमें आती है कॉपर में कंप्रेशन। तो इसके चार ऑप्शन थे, दो कंप्रेसिव थे, दो टेंसाइल थे। तो पहली बात तो दो ऑप्शन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बचे कंप्रेसिव के ऑप्शन दो। ठीक है, तो उनको सोल्व करते हैं। तो हमें दे रखा था ये जो बाहर कॉपर का बाहर वाला जो डायमीटर था वो दे रखा था 39 मिलीमीटर। ठीक है, और अंदर का जो कॉपर का दे रखा था यहाँ से यहाँ तक का, ये दे रखा था हमें 24 मिलीमीटर। ठीक है, जबकि जो ये है स्टील की रोड है, ये दे रखी थी हमें 18 मिलीमीटर। बस हमें ये समझना है कि ये जो टेंशन होगी जितनी, उतनी हमारे पास कंप्रेशन होगी। ठीक है, एक्शन बराबर रिएक्शन। तो बस जितनी इसके अंदर कंप्रेशन फोर्स होगी उतनी ही टेंसाइल फोर्स होगी, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ओ सॉरी, टेंसाइल कंप्रेशन। तो जितनी टेंसाइल होगी वो कंप्रेशन होगी। ठीक है, तो टेंसाइल क्या है हमारे पास, गिवन है ये सिग्मा टेंसाइल कितनी दे रखी है हमें, 10 MPa या फिर 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया कितना है, ये कि 18 मिलीमीटर स्क्वायर, तो π/4 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या है, ये बराबर होगी किसके, जो कंप्रेशन फोर्स है। तो सिग्मा कंप्रेशन हमें निकालना है इनटू, अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा कितना, π/4। टोटल है 39, तो 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ इस तरह से है, पूरा बाहर तक है 39 और यहाँ तक है 24। तो जो एरिया होगा ये होगा ये, तो π/4 39, तो π/4 से π/4 कैंसिल, 10 18। तो जब इसको सोल्व करेंगे सिग्मा सी, तो ये हमारे पास आएगी 3.4 MPa। इसको हम अब सोल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा ये आएगी कॉपर हमारे पास कंप्रेशन में 3.4 MPa। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ 2 मीटर लॉन्ग एलॉय बार ऑफ 1500 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हैंग्स वर्टिकली एंड हैज़ अ कॉलर सिक्योरली फिक्स्ड एट लोअर एंड। तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसे है रोड। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार, इस बार में क्या स्ट्रेस इंड्यूस होगी व्हेन अ वेट ऑफ 2 किलोन्यूटन, जब यहाँ से 2 किलोन्यूटन का लोड गिरेगा ऊपर से, कितनी हाइट से, 100 मिलीमीटर की हाइट से। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट लोड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला अलग से चलता है। जैसे हमें सिंपल अगर जो किसी रोड पे स्ट्रेस निकालना होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पी को इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास सिग्मा स्टैटिक जैसे कहते हैं कि सिंपल स्टैटिक फॉर ग्रेजुअल फोर्स लगा रहे हैं तो आ जाता है। लेकिन अगर ये इसी वाले केस के अंदर अगर जो लोड जो है ऊपर से गिर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास एक अलग फॉर्मूला आता है जो कि हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो होगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक। ठीक है, 1+√1+2H अपॉन डेल स्टैटिक। अब इन सब का मतलब बता देता हूँ क्या होता है।
सिग्मा स्टैटिक क्या होगा, जो हम जनरली निकालते हैं P/A, ठीक है। और यहाँ पे डेल स्टैटिक क्या होगा, जब हम जनरली हम निकालते हैं तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आती है तो वो कितनी होती है, तो वो होती है PL/AE, डेल स्टैटिक, ठीक है। तो सोल्व करते हैं थोड़ा। सिग्मा स्टैटिक हमारे पास जो आएगा वो आएगा P कितना हमारे पास है, P हमारे पास है 2 किलोन्यूटन, तो 2 × 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है 1500 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.33 MPa, ठीक है। तो सिग्मा स्टैटिक की वैल्यू हम रख देंगे 1.33, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2, ये 100 मिलीमीटर से गिर रहा है। अगर जो यहाँ पे हमने मिलीमीटर में रखा तो इसको भी मिलीमीटर में रखना पड़ेगा, PL/AE, ठीक है। P/AE हम ए आ गया था 1.33 इंटू एल कितना था हमारे पास, जो रोड की टोटल लेंथ है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो ये 2 × 10⁻³ बोलेंगे इसको, और अपॉन ई कितना है 200 GPa दे रखा है, तो 200 × 10 वेट 200 GPa ही है ना, इट इज़ 120 GPa, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 × 10⁻³ तो ये MPa में आ जाएगा, तो ऊपर भी MPa कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है लगभग 0.022, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0.022, ठीक है। तो यहाँ से हम सिग्मा डायनामिक निकालेंगे, ठीक है, या फिर सिग्मा इम्पैक्ट निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा लगभग 127.51, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके अंदर यही लगेगा, सिग्मा इम्पैक्ट इजकल टू सिग्मा स्टैटिक 1 + √1 + 2H/ डेल स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 127, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 126 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये टेंसाइल है, ठीक है, और कंप्रेसिव है 94, 90 डिग्री पे लग रहे हैं। इफ़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज़ 146 मैक्सिमम, सिग्मा मैक्सिमम है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास कंप्रेसिव दे रखी है 94, ठीक है, और यहाँ पे टेंसाइल दे रखी है 126। इसी प्लेन पे हमारे पास एक टाउ भी है, क्योंकि उसने दे रखा है कि अलग से उसने दे रखा है कि सिग्मा मैक्स जो हमारे पास है वो उसने बोला है कि 146 है। तो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इजगल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम पूछिए तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा, तो सिग्मा 1 जो हमारे पास 146 होगा, सिग्मा एक्स कितना है 126, ये है हमारे पास कंप्रेसिव, तो ये लेंगे माइनस में -94/2 प्लस अंडर रूट 126 + 94/2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2xy की वैल्यू आ जाएगी 69.28 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब 69.28, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वापस से प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्वेश्चन है। अ प्लेन एलिमेंट इन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa, ठीक है, एंड शेयर स्ट्रेस ऑफ 25 MPa। व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन 15 डिग्री विद द टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास खुला होना चाहिए पहले, कि उसने बोला है कि हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें दे रखा है उसने कि उसके पास टेंसाइल स्ट्रेस लगी हुई है 100 MPa, ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेस है वो लगी है 25 MPa। ये कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है इसके अंदर डायरेक्शन देखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 15 डिग्री। अब विद द टेंसाइल स्ट्रेस, ये है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस से 15 डिग्री कोई प्लेन है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस से 15 डिग्री पे कोई प्लेन है, ठीक है, उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हमें को निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम ये समझना है, तो क्वेश्चन है ये, इसको निकालने का तरीका मोहर सर्कल से सबसे आसान है, तो मोहर सर्कल बनाते हैं इसका, ठीक है।
तो मोर सर्कल में सिग्मा वाई 0 है, सिग्मा एक्स है 100 MPa, रेट से बनाते हैं 100 MPa, ये हो गया 100, ठीक है। और जो टाउ है, टाउ की वैल्यू है 25, तो यहाँ से 25 और यहाँ से 25, तो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा मोर सर्कल कुछ ऐसा, थोड़ा ड्राइंग ऐसी बन गई, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है ये होगा 125। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो ये है सिग्मा मतलब टेंशन है, टेंशन से 15 डिग्री पे जो नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, उस पे हमें सिग्मा नॉर्मल निकालनी है। जबकि हम मोर सर्कल में जब बात करते हैं हमें प्लेन से चलना पड़ता है, यहाँ पे क्या है स्ट्रेस से जा रहे हैं हम, जबकि हमें जाना है प्लेन से, मतलब यहाँ से। अब जैसे हमें यहाँ से निकालना है ये, ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू है सिग्मा नॉर्मल ये निकालना है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि ये एंगल क्या होगा। ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है मतलब इससे ये एंगल जो है ये थीटा होगा, तो ये एंगल होगा 2 थीटा। फिर से समझो कि यहाँ पे ये हमारे पास आ गया प्लेन, ठीक है, यहाँ से एंगल 2 थीटा हम जाएंगे तो हमें जो प्लेन मिलेगा सिग्मा नॉर्मल का, ठीक है, वो क्या होगा इस प्लेन से, देखो ये थी स्ट्रेस, ये है प्लेन, प्लेन से थीटा जाएंगे तो हमें एक प्लेन मिलेगा, प्लेन से 2 थीटा जाएंगे तो हमें एक प्लेन मिलेगा, ये पॉइंट जो है प्लेन है, ठीक है। वहाँ पे सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हम सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉर्मल इजल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस 2xy साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और ध्यान से। तो ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री था, तो ये कितना हो गया 75 डिग्री, और जो यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये हो गया 105 डिग्री। दोबारा ध्यान से देखो कि इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज हम चले, प्लेन से, मोर सर्कल प्लेन पे काम करता है, प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज चले तो 105 डिग्री था, ठीक है। इस प्लेन से सेंटर से मिलाएंगे, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे चले थे थीटा, तो यहाँ पे चलना पड़ेगा 2 थीटा, तो हमारे पास एक प्लेन आया, वही हमारे पास सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वही यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल निकल के आएगा। तो सिग्मा एक्स कितना है, अब बस हो जाएगा क्वेश्चन, सिग्मा एक्स कितना है 100, सिग्मा वाई कितना है 0, तो बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स कितना है 100 माइनस 0 बाई 2 कोस 2, 105 डिग्री था, ठीक है, 105 डिग्री, तो 105 डिग्री क्या हो जाएगा 210 डिग्री, ठीक है, प्लस 2xy कितना है 25 साइन 210 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50 कोस 210 डिग्री, तो मतलब 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री मान सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो 180 प्लस 30 मतलब 180 प्लस 30, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 30 डिग्री प्लस 25 का साइन, ठीक है, वापस से 180 प्लस, तो ये भी माइनस का हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 50 बाई 2 रूट 3 माइनस 25 बाई 2, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये, हाँ, तो 50 माइनस 25 रूट 3 माइनस 25 बाई 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतना हम सोल्व कर सकते हैं 5.81, ठीक है, और ये माइनस का है तो ये माइनस में ही आएगी, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मेन जो है एंगल समझने की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ लोड ऑफ 2100 न्यूटन इज ड्रॉप्ड एक्सियली ऑन अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 240 मिलीमीटर, द स्प्रिंग हैज़ 22 कॉइल्स, ठीक है, of mean diameter 180 millimeter and wire diameter this, the model of rigidity this, amount of compression is this, what is the maximum shear stress produced in the spring, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा, पूरे को समझते हैं पहले। बस सिंपल सी बात पहले इतना बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो टो शेयर स्ट्रेस होगी, ठीक है, ये होगी इम्पैक्ट लोडिंग में जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टो शेयर स्ट्रेस जो हमारे पास स्टैटिक में होती है, मतलब कुछ प्रोपोर्शन में कुछ ये बढ़ जाती है, ठीक है। वो पहले हमें वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बराबर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले
हाँ, एक और चीज़ कि ये जो के होता है, ये के मतलब जो शेयर स्ट्रेस है उसी रेशो में बढ़ती है जिस स्ट्रेस में डेल्टा बढ़ेगा। मतलब जैसे स्टैटिक के केस में, स्टैटिक वाले स्प्रिंग के केस में जो डेल्टा आता था मान लो 5 आता है, ठीक है, और डायनेमिक के केस में जब लोड ऊपर से गिरा ये आता है 25, ठीक है। तो डायनेमिक के केस में कितना बढ़ गया 5। तो शेयर स्ट्रेस के केस में अगर जो टो हुआ स्टैटिक के केस में, तो डायनेमिक के केस में 5 टो होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है पहले इसके अंदर, ये इसको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेल स्टैटिक हम निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे अब इसके अंदर। तो डेल स्टैटिक निकालने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास मान लो ये होता है स्प्रिंग, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ से इसको हम कहते हैं आर, मीन रेडियस, ठीक है। अब पी जो हमारे पास लग रहा है ये, तो टॉर्क जो होती है यहाँ पे पी आर हो जाती है, ठीक है, टॉर्क हो जाती है पी आर, ठीक है। और जो इसका डायमीटर होता है उसको हम लिखते हैं डी, और जिसके अंदर इतने कॉइल्स होते हैं इसको लिखते हैं हम एन, ठीक है। तो इससे हमारे पास डेल जो आता है वो आता है 64 पी आर क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4। अगर ये आपको निकालना सीखना है तो यू इजकल टू होता है हाफ पी इंटू डेल्टा, ठीक है, उसे भी छोड़ो। पहले हम देखते हैं टी बाई जे इजकल टू टो अपॉन आर। टी को हम लिखेंगे पी इंटू आर, जे को लिखेंगे पाई बाई 32 डी की पावर 4, आर को लिखेंगे हम यहाँ पे डी बाई 2, और यहाँ पे टाउ निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास टी आया हमारे पास टाउ की फॉर्म में, और उसके फिर हम यू के अंदर ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम फिर कभी ड्राइव करेंगे। तो डेल इजकल टू 64 पी आर क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4। तो 64 इंटू पी हमारे पास जो था, ऐसा करते हैं वैल्यू लिख लेते हैं सब पूरी। तो पी जो हमारे पास है वो है 2100 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास हाइट जो है, जितनी हाइट से हम गिरा रहे हैं वो है 240 मिलीमीटर, ठीक है। एन जो है 22 कॉइल्स हैं उसकी। मीन डायमीटर डी जो है वो, सॉरी मीन डायमीटर मतलब जो बड़े वाला डी, मतलब जो ये जो डी है वो है कितना 180। तो आर हम यूज़ करते हैं तो 90 मिलीमीटर लिख लेते हैं पहले ही, ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो इसके अंदर। जो डी हमारे पास है वो 25 मिलीमीटर है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन डेल जो है, डेल जो है हमारे पास वो है 255 मिलीमीटर, ठीक है। इतना कंप्रेशन हुआ उसके अंदर जब इम्पैक्ट से डला, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें बतानी है। तो देखो उसने आधा काम तो हमारा कर दिया, सॉरी उसने हमारा आधा काम कर दिया कि उसने डेल डायनेमिक दे दिया हमें, ठीक है, ठीक है। डेल डायनेमिक दे दिया हमें, डेल इम्पैक्ट दे दिया, तो डेल स्टैटिक हमें निकालना है। तो डेल स्टैटिक निकालने के लिए 64 इंटू पी, पी कितना है 2100, आर कितना है 90 का होल क्यूब, इंटू एन कितना है 22 अपॉन जी, जी की वैल्यू दे रखी है उसने 84,000, ठीक है, 000 इंटू डी कितना दे रखा है 25 की पावर 4। देखो ये यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आप देख लेना। तो डेल स्टैटिक हमारे पास कुछ आ जाता है, ठीक है। और डेल इम्पैक्ट जो हमारे पास है वो कितना दे रखा है उसने 255। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेल इम्पैक्ट इजिकल टू कोई कांस्टेंट डेल स्टैटिक। तो डेल स्टैटिक हमारे पास आ जाता है 65.69 इंटू सी, और डेल इम्पैक्ट हमें दे रखा है उसने पहले से 255। तो हमारे पास सी आ जाता है 3.9 के लगभग, ठीक है। और हमने पहले से ही डिस्कस किया था कि डेल इम्पैक्ट और डेल स्टैटिक में जो कांस्टेंट होता है वही टो इम्पैक्ट और टो स्टैटिक में होता है, ठीक है। तो टो इम्पैक्ट इजिकल टू सी मतलब 3.9 टाउ स्टैटिक। अब इसको टाउ स्टैटिक को देखते हैं कैसे निकलेगा। टाउ स्टैटिक हमें कुछ नहीं बस टी बाई जे इजिकल टू टाउ बाई आर, तो यही है टाउ स्टैटिक। तो टाउ स्टैटिक कैसे निकलेगा, टी को लिखेंगे पी इंटू आर, ये आर ये डी दूसरे वाला डी है, ठीक है, इजिकल टू टाउ, जे इजिकल टू पाई बाई 32 डी की पावर क्यूब, और यहाँ पे आएगा जो ये वाला होता है आर, ये होगा डी बाई 2। तो ये जाएगा 16 पी आर अपॉन पाई, सॉरी पाई डी की पावर 4 था, पाई डी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ। तो यहाँ पे हम 16, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था वैसे, इंटू 2100 इंटू आर इज़ 90 पाई 25 का होल क्यूब इजिकल टू टाउ, और यहाँ पे टाउ निकल के आता है, ठीक है। ये हमारे पास टाउ आ गया। अब इसको हम 3.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टाउ डायनेमिक हमारे पास जो आ जाएगा शेयर वाली वो आ जाएगी 240 के आसपास या 239। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पर्लिन के अंदर आई सेक्शन के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो WL/10 होता है। तो W हम रखेंगे 5, L रखेंगे 4, 10 करेंगे 2000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी से निकलते हैं क्वेश्चन करते हुए। of 1.4 मीटर लॉन्ग लेमिनेटेड कैरिज स्प्रिंग हैज़ अ लेवल। ठीक है, ये जो है आई गेस लॉन्ग लेमिनेटेड कैरेज स्प्रिंग हैज़ अ लीव्स। ठीक है, ये वाले स्प्रिंग का केस है, लीव्स वाले। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी हम समझ लेते हैं इस बात को कि जो इस पर W लगता है तो वो यहाँ पे W/2, ठीक है, तो मान लो जी हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये W जो हमारे पास यहाँ पे लगता है इस स्प्रिंग पे, W/2 और W/2 में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, टोटल मान लो हमारे पास इसकी लेंथ L होती है, तो ये L/2 हो जाता है आधा सेक्शन। ये जितनी भी होती हैं 1 2 3 4 ये हो जाती है N। ठीक है, ये जो होता है बैंड होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसके अबाउट बैंड होता है, तो ये हमारे पास होती है थिकनेस और अंदर की साइड होती है इसकी B। ठीक है, और हमारे पास ये तो L हो गई हमारे पास, N भी हमारे पास हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ये तो मैंने बेसिक आपको बताया कि ऐसी होती है, इसके अंदर ये इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होती है। उसने बोला है कि द स्प्रिंग हैज़ टू एब्जॉर्ब, इतनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, और उसकी बेंडिंग स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 160 से ज़्यादा, ये उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ लीव्स, तो कितनी लीव्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आपको याद होगा जब हम बीम की बात करते हैं, ठीक है, तो बीम के अंदर जो वर्क डन होता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब एनर्जी जो होती है, ठीक है, तो हम वो यूज़ करते हैं हाफ सिग्मा एप्साइलन। ठीक है, जो कि आती थी σ²/2E। ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, ये आती थी, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता था और ये पर यूनिट वॉल्यूम होती थी, और उसके बाद उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास आ जाती थी कि कितने वर्क डन या फिर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे क्या है हमारे पास वर्क डन जो होगा, बस यहाँ पे रेजिलेंस का जो फॉर्मूला होता है वो σ²/6E होता है, बस इतना अंतर होता है। इंटू हम वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कितना है, गिवन है वर्क डन, तो इसके अंदर वर्क डन इसके अंदर गिवन है 125 न्यूटन मीटर, 125 न्यूटन मीटर। ठीक है, σ², सिग्मा की वैल्यू उसने दे रखी है मैक्सिमम 160 जा सकती है अपॉन 6। ई की वैल्यू दे रखी है उसने, देखो इसके अंदर एन की वैल्यू निकालनी है। एक ऑप्शन है 11, 7, 9, 5, तो इसमें आपको डायमेंशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 100 को 1 लिख सकते हो, 200 को 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 इंटू, चलो मैं इसकी कैलकुलेशन भी कर दूंगा। वी जो होगा इसका, वी देखते हैं इसका, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, आधे का वॉल्यूम देखना है। ठीक है, ठीक है, तो आधे का वॉल्यूम देखेंगे तो लेंथ तो L/2 होगी। ठीक है, विड्थ होगी इसकी B और थिकनेस होगी T, और ये कितने हैं N। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 160 का होल स्क्वायर। तो इसे 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेंथ इसकी कितनी थी टोटल, लेंथ इज टोटल 1.4 मीटर 4। ठीक है, 1.4 इंटू विड्थ इसकी है 100, तो 1 लिख सकते हैं, और थिकनेस भी 1 है तो 1 ही लिख सकते हैं उसको। तो ये आ जाता है हमारे पास 125 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 16 स्क्वायर अपॉन 1.4। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है 8.37, जो हम 9 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ वुडन फ्लोर इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी अ लोड ऑफ 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जॉइस्ट है उसके ऊपर, ये उसका स्पैन है 4 मीटर, ये 8 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो स्पेसिंग पूछिए जॉइस्ट की, समझते हैं इसको भी। देखो हमारे पास कोई स्लैब है, जॉइस्ट मतलब यहाँ पे कुछ बीम लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, हमें सिंपल ये पूछा है कि इसकी स्पेसिंग कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको या तो ऐसे दिखा लें या फिर हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें तो उसने कुछ चीज़ें गिवन दी है कि हाँ, लोड जो है इस पर 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिंग है ये।
इसकी जो डायमेंशन है वो दे रखी है 120 और 250, सॉरी ये होगी 250, हाँ वो 250 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, ठीक है। और इस पर मैक्सिमम जो आ सकता है सिग्मा वो 8 MPa का आ सकता है, ठीक है। और स्पेन जो है इसका अंदर की साइड वो 4 मीटर है, ठीक है। तो उसने स्पेसिंग पूछी है इसकी, तो सिंपल। अब सबसे पहले 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, तो एक बीम की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे पहले, ठीक है। बीम की तरह ट्रीट करने के लिए हम इसको एक ये लेंथ जो होगी, ये तो स्पेसिंग है, इसको मानना पड़ेगा हमें। तो हम इसको ऐसे बीम बना देंगे फिर इसको हम, ठीक है। और फिर इसको सपोर्ट के ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो मान लो ये 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से था, तो हमने इसकी लेंथ जो मान ली वो S मान ली। तो इसके ऊपर जो UDL होगा वो हो जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू S। समझो इसको 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है। हमने S लेंथ मान ली तो S से मल्टीप्लाई किया, S मीटर, तो 12S किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। तो बस हमें UDL पता चल गया, इसका UDL पता चल गया तो हम बीम की तरह इसको मान सकते हैं। तो इसमें M कितना होगा, W L स्क्वायर बाई 8, W कितना है 12S इंटू L कितना है 4 मीटर अंदर की लाइन लेंथ है इसकी, 4 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है। 4 2 6 या 12 24S, तो ये हो गया 24S, ठीक है। ये हमारे पास M आया, ठीक है। तो M अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। तो M हमारे पास कितना है 24S, ठीक है। I कितना है BD स्क्वायर बाई 6 लिख देंगे इसको हटा के, B कितना है इसके अंदर भी हमें ऑप्शन के अंदर मैग्नीट्यूड सबके सेम चेंज है, तो हम इसके अंदर जीरो को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो B कितना है 120, तो 12 D स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये बराबर है सिग्मा, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है हमारे पास 8। तो S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 12 इंटू 25 स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 6, 12 टू जा 24, 2 4 जा 8, 25 6 25 इंटू 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। 5 6 7 बट 13, 625 इंटू 2 बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 416.67, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा D। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। P इजल टू T, ओमेगा लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं पाई डी एन बाई 60, T को हम लिख सकते, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई N अपॉन 60, ठीक है। T की वैल्यू हमें दे रखी है, वेट, N की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हमें दे रखी है किसकी पावर की वैल्यू, तो हम यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग दे रखा है, वायर डायमीटर उसकी ये है 12 मिलीमीटर, मेन कोइल है उसकी 84, हेलिकल एंगल है उसका 60 डिग्री, एक्सियल लोड है ये, तो व्हाट इज ट्विस्टिंग मोमेंट। देखो जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसके अंदर था ये यहाँ पे P लगता था, यहाँ पे R लगता था, तो जो T आता था यहाँ पे PR आता था, ठीक है। अब अगर जो इसके अंदर इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, तो बस यहाँ पे अंतर ये होगा कि यहाँ पे ये अल्फ़ा आ गया और ये R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी R कोस अल्फ़ा, और P तो हमारे पास वहीं पे लगा हुआ है, तो T यहाँ पे आ जाएगा T इजल टू PR कोस अल्फ़ा। P की वैल्यू डालेंगे, हमारे पास क्या है P की वैल्यू, P की वैल्यू हमारे पास है 480, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास है 12 और कोस 60 डिग्री डालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 20.16 B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ अ मशीन component इज 150 MPa एंड 50 MPa बोथ टेंसाइल, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है। इसको बिल्कुल उसी तरह से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मोर सर्कल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले स्ट्रेस एलिमेंट बनाते हैं इसका। स्ट्रेस एलिमेंट में क्या है कि हमें दे रखा है कि 150 MPa और 50 MPa हमें दे रखा है, वो दोनों टेंसाइल है, तो ये 50 150, ठीक है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सिस ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये प्लेन है, इसकी एक्सिस यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेस से 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। स्ट्रेस से 30 डिग्री का एंगल है,
ठीक है। तो अब वापस से इस प्लेन पे हमें पूछा है सिग्मा नॉर्मल, ठीक है। मोर सर्कल बनाते हैं, 150 ठीक है, 150 हो गया। अब उसने बोला है, देखो इसके अंदर मोर सर्कल में क्या होता है, हम यहाँ से लेते हैं एंगल या फिर यहाँ से लेते हैं, मतलब प्लेन से एंगल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लेन से एंगल लेना पड़ेगा, या तो यहाँ से लेना पड़ेगा या फिर यहाँ से एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा 60, तो ये पूरा हो जाएगा 120 डिग्री। तो मतलब 150 वाले से, मतलब 150 है ये, तो 150 वाले से एंटी क्लॉकवाइज हम चले 120, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 120 का डबल 240, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 180 होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉर्मल इजल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस 2 थीटा प्लस 2xy साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन है तो टॉ तो वैसे भी 0 है। तो सिग्मा एक्स कितना है, 150 250 बटे 2 50 प्लस सिग्मा एक्स 150 माइनस 50 100 बटे 50 50 वेट 200 बटे 2 100 प्लस 50 कोस कितना है 240 डिग्री, कोस 240 डिग्री मतलब 180 प्लस 60, ठीक है। तो 100 प्लस 50 कोस 180 डिग्री कोस 60 डिग्री, कोस 180 प्लस 60 मतलब माइनस में आएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस 50 कोस 60 डिग्री 2 तो 75, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आरसीसी का है, इसे भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूलर्स फॉर्मूले में इक्वेशन में क्रिटिकल लोड की बात पूछी है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है P इजकल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, ये है बात सही। क्रिटिकल लोड ऑन कॉलम डिपेंड्स अपॉन यील्ड स्ट्रेस की कहीं बात नहीं दिख रही है यहाँ पे। लोड कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम, नहीं लेंथ स्क्वायर के है तो लेंथ स्क्वायर के 4, तो 1/4 इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक स्टील प्लेट है 120 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर थिकनेस की, सर्कुलर आर्क में उसको मोड़ दी गई है। तो उसमें पूछा है कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी और इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो वापस से चलते हैं नोटपैड पे, ठीक है। देखो ऐसी कुछ प्लेट थी, ठीक है, उस पर अगर जो लोड वगैरह लगाया तो उसको फिर इस तरह से मोड़ दी गई है, ठीक है, और उसकी रेडियस है आर सेंटर से, ठीक है। तो ये थिकनेस थी टी, यहाँ पे थिकनेस ही होगी टी, ठीक है, और अंदर की साइड इसकी होगी बी विड्थ, ठीक है। ये तो टोटल इसकी लेंथ होगी। तो उसने क्या दिया हुआ है, विड्थ जो दी है उसकी 120 मिलीमीटर दी है, थिकनेस दी है 20 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कुलर आर्क में दे दी आर उसकी है 10 मीटर, ठीक है। तो इसमें सिंपल फ्लेक्सुरल फॉर्मूला लगाएंगे, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा निकालना है हमें, वाई कितना है, वाई होता है ये कि न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस जोन सी भी हो, तो ये होगी, तो ये होगी कितनी, टी का हाफ मतलब 10 मिलीमीटर, यूनिट के साथ चलेंगे। ई जो हमारे पास दे रखा है 200 GPa दे रखा है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ MPa। MPa में न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो हमें मिलीमीटर में रखनी है डिस्टेंस। आर जो हमारे पास है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, तो 10⁻³ से 10⁻³ 10 से 10, तो सिग्मा इजकल टू 200 MPa। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सिग्मा, मतलब इसका आंसर अभी नहीं निकला क्योंकि दो ऑप्शन में 200 है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आंसर निकालेंगे एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर, ठीक है। एम कितना है निकालना है, आई कितना है BD³/12, बी कितना है 120 इंटू D³ मतलब 20 का होल क्यूब इंटू 12 इजकल टू ई कितना है 200 इंटू 10⁻³ और आर कितना है 10 इंटू 10⁻³, 10⁻³ से गया, 0 से 0 गया, 12 से ये गया 10, तो एम हमारे पास आ गया 20 इंटू 20 का क्यूब इंटू 10, ठीक है। तो 2 2 4 4 8 16 16 0 0 0, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमने कुछ गलती की है, देख लेते हैं अभी। बी
डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू ई 200 इंटू 10⁻3, और ये कितना है 10, ठीक है, ये गया 0 से 0 गया 20, ठीक है। इसका आंसर m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई अपॉन आर, ठीक है, m है ये, b 120 इंटू 20 का होल क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 10, अच्छा ये 0 से 0 गया था, वेट नहीं 0 से 0 नहीं गया, दूसरे से कर लेते हैं, चलो इसको, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, कुछ मैं अभी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ क्या दिक्कत है। तो बी डी क्यूब बाई 12, तो b कितना है 120, वेट b देखते हैं, b 120 ही है ना, 120 बी डी क्यूब 20 का होल क्यूब 12, सिग्मा कितना है 200 अपॉन वाई कितना है d/2, मतलब 20/2, ये गया 10, ठीक है, ये गया 10, m इज इक्वल टू 20 इंटू 20 का होल क्यूब इंटू 10। देखो कहीं पे गलती आ रही है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 4 4 2 8 16 16 0 0 0 0 0, अरे हाँ ठीक है। तो ये क्या आएगा, न्यूटन मिलीमीटर में आएगा, हमें चाहिए न्यूटन मीटर में ऑप्शन में, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1600, ठीक है। ऊपर भी यही था 1 2 3, सॉरी ठीक है, उसमें भी यही था 1600 न्यूटन मीटर आंसर होएगा। तो इसका आंसर होगा 200 एम्पीयर और 1600 न्यूटन मीटर, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट साइन, सही बात है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करता है, ठीक है, वहीं पे होता है। जैसे ये हमारे पास फिक्स्ड बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर ये आता है बेंडिंग मोमेंट के ग्राफ में। पहली बात सही है। शेयर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो dm/dx इज इक्वल टू v होता है हमारे पास, तो शेयर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सही बात है। फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी द मैक्सिमम मिनिमम शेयर फोर्स शुड चेंज इट साइन, मतलब चेंज इट साइन मतलब उस टाइम पे वो जीरो, देखो शेयर फोर्स चेंज करेगा अपना साइन, तो कहीं पे जीरो होगा, तो वहाँ पे जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जा सकता है। तीसरी बात सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इज इक्वल टू शेयर फोर्स, dv/dx इज इक्वल टू w होता है, ठीक है, यूनिट से भी देख सकते हैं इसको, ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, v होता है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई स्टेटमेंट गलत कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग शेयर फोर्स नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स लोडिंग होता है। तो इसका आंसर 1 2 3, मतलब इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बीम इज सेड टू बी, वेट, a beam is said to be continuous beam if it supported or if it support, एक मिनट वेट, हाँ एक क्वेश्चन और है नीचे, मोमेंट एरिया मेथड प्रूव्स एडवांटेजेस इन एनालाइजिंग कैंटिलीवर बीम, सिमेट्रिकल लोडेड बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम। देखो कंटिन्यूस बीम में क्या दिक्कत होती है, जैसे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अंदर हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, वही हमारे पास उसका एरिया को निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस बीम जब हमारे पास आ गया, तो उसके अंदर जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ होगा, वो एक हम आराम से उसका एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है, और थोड़ी डिसकंटिन्यूटी भी हो जाती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस बीम में नहीं निकाल सकते। 1 2 3 इसका आंसर होगा, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ बीम इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ़ इट इज सपोर्टेड और मोर देन 2 सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अ कंटिन्यूस बीम इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, देखो देखा जाए तो अगर ये मान लो हमारे पास स्टैटिकली स्टेबल है, मतलब डिटर्मिनेट है, एक रोलर भी हमने यहाँ पे लगा दिया तो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। कंटिन्यूस में हम एक सपोर्ट और लगाएंगे, ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेट होगा, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता कि इज़ ऑलवेज, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है, मान लो यहाँ पे हिंज होता और यहाँ पे रोलर बढ़ा, तो ये डिटर्मिनेट ही रहेगा। लेकिन एक जनरल केसेस में देखें तो इंडिटरमिनेट ही होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द सपोर्ट। देखो अगर यहाँ पे ये रोलर लगाया, ठीक है, नंबर ऑफ सपोर्ट बढ़ाए यहाँ पे, तो इसकी ds डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे
हिंज लगा देते तो 2 हो जाती, फिक्स्ड कर देते यहाँ पे तो 3 हो जाती। ठीक है, तो ये बात सही है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन और फ्लेक्सुरल कंप्रेशन द मिनिमम लेंथ। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गए हमारे सोम के क्वेश्चन। अब बाकी के आरसीसी और स्टील के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।